रिलेटेड बातचीत कर लिए थे डी ब्लॉक का। आज हमारे पास आया है डी ब्लॉक का थ्योरी। अब इसमें कहा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो ऑब्जेक्टिव में बनता है वो यहाँ पे आपका लिख चुके हैं। बहुत बारी क्वेश्चन आया है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं कि डी ब्लॉक को किस नाम से हम जानते हैं। तो डी ब्लॉक इज नोन एज ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। अगर कोई आपसे पूछे कि डी ब्लॉक को हम किस नाम से जानते हैं तो ट्रांजिशन मेटल ग्रुप। अब देखिए कहा जाता है बाबू कि डी ब्लॉक इज लोकेटेड इन मिडिल पार्ट ऑफ एमपीटी, यानी कि एमपीटी के बीच वाला भाग में डी ब्लॉक की उपस्थिति होती है। पिछले क्लास में बताए थे डायग्राम बना करके कि हमारे पास यहाँ पर इस रूप में एमपीटी होता है बाबू, ये वाला एस ब्लॉक, ये वाला पी ब्लॉक और बीच में होता है आपका कौन ब्लॉक, डी ब्लॉक, और नीचे में होता है आपके पास एफ ब्लॉक। यानी कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो डी ब्लॉक का स्थान होता है वो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में होता है। समझ गए? यह अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक का जो स्थान है आधुनिक आवर्त सारणी में कहाँ पर है, बीच में है। अब देखिए डी ब्लॉक के पास कितने तत्व होते हैं, 40 तत्व। पिछले क्लास में बताया गया था आप लोग को कि यहाँ पे 4 ऐसे छोटा छोटा ग्रुप होते हैं, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, 10 एलिमेंट इसमें, यानी कि डी ब्लॉक के अंतर्गत 10, 20, 30 और 40, यानी कि 40 तत्व होता है डी ब्लॉक के अंतर्गत। अब कहा जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चा गड़बड़ाता यहीं पर है कि डी ब्लॉक के पास ग्रुप की संख्या कहां से कहां तक होते हैं। तो डी ब्लॉक में जो ग्रुप की संख्या होते हैं वो कहां से कहां तक, 3 से 12, यानी कि यहां पर ग्रुप 3 और यहां पर ग्रुप 12, यानी कि 1 और 2 एस ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वर्ग, फिर 3 से लेकर के कहां तक, 12 तक, और 13 से लेकर के 18 तक। तो 13 से 18 पी ब्लॉक, 1 से 2 आपका एस ब्लॉक, और 3 से लेकर के 12 तक जो ग्रुप आता है उसको हम कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, डी ब्लॉक। फिजिक्स क्लास सीबीएसई वाला 9 बजे से चलता है। हाँ अब देखिए यहाँ पर पीरियड के बारे में बताया जाता है बाबू। तो पीरियड की संख्या डी ब्लॉक का कितना होता है, 4 से 7, यानी कि आप लोग को पता होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी 4, 5, 6 और ये वाला 7। अगर कोई कहेगा कि डी ब्लॉक के अंतर्गत कितने आवर्त आते हैं, कहां से कहां तक आवर्त आते हैं, तो 4 से लेकर के 7 तक। अब यहां पर कहा जाता है बाबू कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटल। डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी किस नेचर का होता है, मेटल नेचर का होता है, और उसका प्रॉपर्टीज भी कैसा होते हैं, मेटालिक होते हैं। अब कहा जाता है कि डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट आपके पास दिए गए हैं ये सभी आपका मेटल नेचर का होता है, यानी कि धात्विक स्वभाव का होता है, तो धातु ही होगा। जैसे इसमें पाया जाता है आपका कॉपर, लोहा, आपके पास सोना, चांदी, क्रोमियम, ये सभी एलिमेंट। तो ये सभी एलिमेंट एक प्रकार का कैसा एलिमेंट है, मेटल प्रॉपर्टीज नेचर है, ये सब रखता है। यानी कह सकते हैं कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सभी कैसा एलिमेंट होता है, मेटल नेचर होता है। ये मेटालिक गुण को फॉलो करता है, जो कि आप लोग 10th क्लास में मेटालिक प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि यह कठोर होता है, इसको तन्यता इसमें होती है, ये सब चीज पढ़े होंगे। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कलर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको VVI लगा लेना। यहां से क्वेश्चन पूछता है भाई करके कि कहता है कि डी ब्लॉक के तत्व रंगीन होता है तथा उसका यौगिक भी रंगीन होता है, क्यों? ये आपका क्वेश्चन अथी में चला जाएगा, DPPS में दिया हुआ है, इसको वहां पे समझा भी देंगे और यहाँ पे भी समझा देंगे, आगे मिलेगा जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तब। यानी कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट कहा जाता है कि अपने आप में एक रंग रखता है। समझ गए? जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ पे डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सपोज डेट। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास 40 एलिमेंट है, सबका देखिए अलग अलग रंग है कि नहीं, रंग है कपड़ा का। यानी कहने का मतलब कि जो कॉपर होगा यानी तांबा का रंग कैसा होता है, वो लाल पीला टाइप का होता है। समझ गए ना?
सोना का रंग कैसा होता है, पीला टाइप का होता है। चांदी का रंग कैसा होता है, व्हाइट होता है। यानी जितने भी डी ब्लॉक में एलिमेंट्स होते हैं सभी एलिमेंट का रंग जो होता है रंगीन, यानी कि कुछ अपना उसका अलग अलग रंग होता है। और जब वह कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है यानी यौगिक बनाता है तो उसी यौगिक का रंग होता है, यानी जिस रंग का तत्व होते हैं उसी रंग का यौगिक भी बनता है। अब कहा जाता है कि जब बाबू आपको पता है कि जितने भी मेटल नेचर होता है, मेटल नेचर एक प्रकार का क्या चीज माना जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। यानी कि संसार में जितने मेटल होते हैं मेटल क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर कहा गया है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सभी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर रखता है, यानी कि ये वैद्युत घनात्मक तत्व होता है। अब देखिए, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब बाबू यहाँ पे धातु होगा तो धातु का बताइए कि क्वथनांक और गलनांक क्या होगा, अधिक न होगा। जैसे मान लिया जाए कि एक हमारे पास धातु सोडियम है, समझ गए, एक धातु हमारे पास लोहा है। अब बताइए सोडियम को जल्दी पिघला देंगे कि लोहा को जल्दी पिघला देंगे, सोडियम को। यानी सोडियम धातु है लेकिन रासायनिक रूप से धातु होने के कारण ये कहा जाता है क्या चीज कि इसको हम कम टेम्परेचर पर पिघला सकते हैं, लेकिन लोहा को पिघलाने के लिए 1500 से 3700 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर जरूरत आपको पड़ेगा। तो यही चीज बोलता है कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है वो आपको बताए होंगे, मेटालिक बॉन्ड 11 क्लास केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया गया होगा। कहा जाता है कि मेटल जो होते हैं मेटल में एक प्रकार का मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। अब मेटालिक बॉन्ड जो होते हैं एक प्रकार का बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखता है। जैसे मान लो कि एक काड़ा हमारे पास है, ये काड़ा क्या चीज का बना हुआ है, मेटल का। अब इस मेटल में मेटल एटम्स प्रेजेंट है। अब मेटल एटम जब प्रेजेंट है तो सब जगह मेटल की उपस्थिति होगी। अब मेटल की उपस्थिति होगी तो इसको हम तोड़ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब, यानी कि मैक्सिमम फोर्स लगाने के बाद ही टूटेगा। इसका जितना टूटने का क्षमता है उससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब ये टूट जाएगा, लेकिन उससे कम फोर्स लगाएंगे तो इससे इसका जो परमाणु है टूटेगा नहीं। तो यही चीज़ यहाँ पर बोलता है कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो उसको तोड़ते हैं जब उसके लायक हम क्या देते हैं, टेम्परेचर देते हैं। अब यहाँ पे आता है बाबू कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं 3 अपवाद में, ये जिंक, कैडमियम और Hg। जिंक, कैडमियम और Hg इसलिए अपवाद में होता है क्योंकि सबसे पहली बात कि ये आपके पास नॉन मेटल जैसा बिहेव करता है। नॉन मेटल जैसा बिहेव करने का मतलब कि जब भी कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो या तो लिक्विड के रूप में नहीं तो तरल पदार्थ के रूप में, समझ गए, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि माड़ नहीं होता है, माड़ के रूप में इसका ये बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे इसी का एग्जांपल ले लो, मरकरी। मरकरी जानबे करते हो कि थर्मामीटर में मरकरी भरा होता है। अब बताइए हल्का सा टेम्परेचर हम लोग उसको देते हैं ऐसे करके, समझ गए, तो क्या हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है, जो कि 90 डिग्री फ़ारेनहाइट ही काफ़ी उसके लिए होता है। तो 90 डिग्री फ़ारेनहाइट जैसे ही जाता है मरकरी में टेम्परेचर, वो पिघलना शुरू हो जाता है। इसी से डॉक्टर लोग देखिएगा बुखार नाप लेता है, अच्छा फलना इतना बुखार हो, 4 दिन बचबे उसके बाद गुलबी घट चल जाबे, ठीक ना। इसका मतलब क्या होता है कि ये सभी एलिमेंट जो हैं ये मेटल नेचर को फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको कह दिया जाता है कि भैया जब 40 गो हमारे घर में आदमी है, सब कमाने धमाने वाला आदमी है, लेकिन 3 गो ये ऐसा मतलब कि लौंडा है जो एकदम निठल्ला बैठल रहता है, समझ गए, कोई काम धाम से मतलब नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं, बैठ जाओ सोनू वहाँ पे, कि ये 3 आदमी का हो गया एक्सेप्शन हो जाते हैं। ये कोई लूर लक्षण है जो मिलवे नहीं करता है, केकरा से, डी ब्लॉक के एलिमेंट से। अब बताइए सब घर में आपका पढ़े लिखे वाला आदमी है, 40 गो आदमी में, और 3 आदमी एकदम लवारिस निकल जाए, घर के कौची मानल जाएगा, एक्सेप्शन मानल जाएगा कि नहीं मानल जाएगा, ये वो 3 हो, वो अपवाद है, ठीक ना, वो दिन भर खाली यही सब करते रहता है। तो यही क्या चीज़ है, अपवाद होता है। याद कर लेना कि जिंक, कैडमियम और Hg डी ब्लॉक का क्या होता है, अपवाद होता है। अब देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मैक्सिमम पैरामैग्नेटिक, यानी कि डी ब्लॉक के जो नेचर होते हैं एलिमेंट्स का, वो कैसा नेचर होता है, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब एक टॉपिक बना के पढ़ाएंगे तुम लोग को, पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक।
पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि वैसा तत्व जिसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, और डी में कहा जाता है कि 1 से 9 इलेक्ट्रॉन रहता है, उसको हम कौची कह देते हैं, पैरामैग्नेटिक। लेकिन डाईमैग्नेटिक की बात करते हैं तो डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहे तो डाईमैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक का होने का मतलब कि इसमें 1 से 9 इलेक्ट्रॉन रहे। और ये डाईमैग्नेटिक होता है जो चुंबक में नहीं सटता है, और पैरामैग्नेटिक होता है जो चुंबक में सट जाता है। तो पैरामैग्नेटिक जितने भी एलिमेंट होते हैं, आपका लोहा होता है, तांबा, ये सब देखे हैं, ये सब आपका किस नेचर का एलिमेंट होता है, पैरामैग्नेटिक। समझ गए? क्योंकि सभी के पास इलेक्ट्रॉन देखिएगा अंतिम कक्षा में कितना होगा, 9 होगा। समझ गए? या 8 होगा, 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, ऐसे। तो जब डी ब्लॉक में यानी कि डी सबसेल में एलिमेंट के पास कहा जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर के 9 रहता है, उसको पैरामैग्नेटिक, और जब 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कौची बोलते हैं, डाईमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक चुंबक में सटेगा, पी से पारा और पी से पास आ जाना, पी से पास आ जाना, तो पास आवेगा उसको, चुंबक के जो पास आएगा उसको क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक। और डी से डरना या दूर हो जाना, डाईमैग्नेटिक। समझ गए? यानी कि बताइए जो डाईमैग्नेटिक दूर हो जाए, यानी कि चुंबक से दूर हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे, डाईमैग्नेटिक। कोई दिक्कत? अब देखिए मेरे भाई, कहा जाता है कि दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चर एलॉय, यानी मिश्र धातु पढ़े होगे तुम लोग। तो मिश्र धातु में कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कि कॉपर प्लस जिंक मिलकर के एक पदार्थ बनाया, तो बताइए मिश्र धातु बना कि नहीं बना। मिश्र धातु कहने का मतलब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक भिन्न प्रकार के धातु तत्व मिलाकर के बनाया जाता है नया पदार्थ, उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु। अब यहाँ पर दे हैव ए ग्रेट टेंडेंसी टू फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में, पिछला चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, जिसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कहा जाता था कि यहाँ पर उपस्थित सेंट्रल मेटल एटम होता है, और सेंट्रल मेटल एटम में कौन ब्लॉक का एलिमेंट होते थे, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते थे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने में जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता था, यानी सेंट्रल मेटल एटम के पास जितने भी एलिमेंट होते थे, वो सभी एलिमेंट किसका होता था, डी ब्लॉक का। ये सब तो देख चुके हैं ना। अब यहाँ पर एक चीज आता है आपके पास कि डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, ठीक ना। तो जरा सा समझिएगा, डिलीट कर देना इसको, ठीक। चलिए लिखिएगा यहाँ पे, डी ब्लॉक elements are doing electronic configuration, last electron goes to D subshell, यानी कि डी खंड के तत्वों को विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उप कक्षा में जाता है, फिर लिखिएगा ट्रांजिशन मेटल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NS2 N-1D 1 से 10,
संक्रमण धातु समूह का परमाणु विन्यास NH2 N-1D 1 से 10 होता है, जिसमें आपको यहां पर बता दें कि अगर आपके पास NH2 N-1D आता है तो इसको एक साथ लिखते हैं और 1 से लेकर के 10 तक, यानी कि D में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन तक। अब समझिएगा, E वाला जो D है बाबू, ई ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो आगे वाला N होता है, ये पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, यानी आवर्त के बारे में बताता है। और ऊपर में देखिए 2 और 1 3 होगा, और 2 और यहाँ पर कितना 10 12, यानी 3 से 12 तक क्या चीज को डिनोट करता है, ग्रुप को, यानी कि वर्ग को। ये वर्ग हो गया, ये खंड हो गया, और ये वाला आवर्त हो गया। अब इसको समझाएंगे एक एग्जाम्पल दे करके, इसको लिख लीजिए। चलो निकेश, अरे वो करा बंद कर, ये बहुत लड़के तबाह हो जाएगा, कहेगा बढ़िया फेर में पकड़ा गया मास्टरवा के। नहीं, उठा रहा बैठा रहा, उठा रहा बैठा रहा। देखिए बाबू, कहता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर डूइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू डी सबसेल। अगर आपके पास डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पहचानने का ज्ञान है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पहचानने का ज्ञान है तो ऐसे भी कर सकते हैं। कोई एलिमेंट अगर आपके पास दे दिया जाए, उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर पता चला कि हमारा जो भैया लास्ट इलेक्ट्रॉनमा था वो किस में जा रहा है, डी सब सेलवा में। तो कह देंगे कि भैया ये कौन ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा, डी ब्लॉक का। जैसे देखिए, मान लिया जाए कि आप लोग किसी को पीछा करते हैं या किए होंगे कभी ना कभी लाइफ में, तो जहां पर जिस इंसान का लास्ट कदम जहां पर जाता है उसको हम कौची कह देते हैं कि यही घर इसका, यही घर में ढुक लो भाई, ठीक ना। तो इसका मतलब वही काम यहाँ पर भी करेंगे, एकदम उसका पीछे जाएंगे, पीछे जाते रहेंगे, खाली नजर बचा बचा के कि देख न ले, न तो चपलिया देगी, समझ गए। अब क्या होता है कि धीरे धीरे जाते रहिए, जैसे पता चला कि अच्छा यही वाला घर है, अच्छा तो वाला घर में कह देंगे क्या फलनवा के ओजे घर पड़ता है। तो यही कांड यहाँ पर ही होता है। देखिएगा, जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, चालू कर दिया बाबू। चलिए अब देखिए जरा, मान लिया जाए कि हमारे पास कोई एलिमेंट दिया गया है ब्रदर, इसको हम कौची लिखते हैं, की पॉइंट। 11 वाला में लिखे तकार लाइकवन की टी पॉइंट लिख दीजिए ना सर। क्लियर है, कहता की पॉइंट टी पॉइंट में अंतर नहीं पता चल रहा है। एक हमारे पास मान लो कि कोई एलिमेंट है, ठीक ना। इस एलिमेंट के बारे में हमको बहुत सारा मैटर जानना है, तो इसको सबसे पहले हम भैया क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि परमाणु विन्यास। जैसे ही इसको परमाणु विन्यास करेंगे ना, ये एकदम मतलब किसी भी एलिमेंट का 3rd डिग्री है। ये कौन डिग्री है, 3rd डिग्री। मार के एकदम हौंकिएगा, तुरंत ही बकना शुरू कर देगा, समझ गए कि केकरा कहला पर हम केकरा को मर्डर किए थे। ये कह देता है पूरा चीज एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बताता है कि भैया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर पता चलता है कि जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, डी सबसेल में। और जब डी सबसेल में जाएगा तो यहाँ पर कह दिया जाता है कि डी सबसेल में गया तो बताइए कि इस एलिमेंट का ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, डी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट होते हैं, इस सभी का जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन माना जाता है या ट्रांजिशन मेटल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है, वो किस रूप में रहता है, N-1D 1 से 10। अब देखिए, बहुत सारा बच्चा यहाँ पर जैसा समझता नहीं है, कहता है कि N-1 क्या होता है, यही समझ में नहीं आता है, समझ गए। हाँ, तो जैसे मान लो कि यहाँ पर हम 4 लिखे तो 4 - 1 यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। जरा सा समझते हैं, मान लो कि क्रोमियम हमारे पास है, परमाणु संख्या 24। इसको हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
और जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा ये नहीं समझेगा, पहले ही बोल दे रहे हैं बाबू। बाद में मत करना कि सर पढ़ाईला लेकिन समझ में नहीं लो, ठीक ना, ऐसे नहीं बोलना है, क्योंकि ये वाला चीज़ आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो पूछ लीजिएगा, कोई से लड़कन बता देगा कि सब लड़कन सीख ले। अब जरा सा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। अब नहीं भी जो सीखे हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा, सीख जाइएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का मुख्य रूप से यहाँ तक फार्मूला माना जाता है, यानी कि ये वाला जो दिखाई आपको दे रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का फार्मूला है। अब बताइए कि जब यहाँ से लिखना हम शुरू किए, शुरू से लिखना होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। अब ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन को हम काउंट करेंगे, गिनेंगे, इसके बराबर होना चाहिए। अब देखिए 2 2, 4 6, 10 2, 12 6, 18 2, 20 10। हमको लाना कितना है? तो यहाँ पर 20 आ रहा था ना, यहाँ पर कितना लिख देंगे? 4। कोई दिक्कत? अब देखिए कहा था मास्टरवा हमको कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन जाएगा। जरा देख लेते हैं शिल्पी पूरा एकदम। देखिए ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है बाबू, एक बाद कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं ना है, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? डी सबसेल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? सबसेल में। हाँ उसका सबसेल मतलब उप कक्षा बोलते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन विराजमान रहता है। अब बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में गया बाबू, तो अब बताइए कि हमारा ये क्रोमियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है? अब बताइए यहां पर क्या करना है, जरा सा समझिएगा। ये पीछे से यहां पर तक कौची आ रहा है? 4s2 3d। इसको यहां से उठाएंगे और उठा करके धर देंगे यहां पर भाई 4s2 और 3d रख दिए। रखने के बाद आपको पता चल रहा होगा कि भैया इट इज कॉल्ड ns2, इट इज कॉल्ड n-1d। 1 से 4 10 तक होता था ना, तो बीच में वैल्यू कितना वेरी कर रहा है? 4। देखिए वही चीज आया कि नहीं आया? इसका मतलब अब जरा समझना कि n वाला कौची बताता था? पीरियड। ये बताता था पीरियड। ये वाला क्या बताता था? ब्लॉक। और ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे तो ग्रुप, ये वाला इलेक्ट्रॉन जोड़ते थे तो ग्रुप। तो 2 और 4 कितना आएगा? 6। तो ये 6 क्या चीज को रिप्रेजेंट कर देगा? ग्रुप। अब बताइए n के जगह पर कितना है? 4। ब्लॉक डी के सामने कौची है? डी। यानी कि हमको पता चल गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम का स्थान कहाँ पर है? तो एमपीटी में क्रोमियम का स्थान आता है डी ब्लॉक के अंतर्गत, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4 और वर्ग संख्या कितना? 6, वर्ग संख्या 6। तो ये एमपीटी में स्थान निकल गया कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम का स्थान कहाँ पर है। तो इससे आपको पता चल गया कि डी ब्लॉक में पीरियड नंबर 4, ग्रुप नंबर 6। ये पीरियड ग्रुप ब्लॉक यहाँ से हम ऐसे निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? दिक्कत अभी है, चेहरा देख के लग रहा है, लेकिन उतारिए बरियरी। अभी नहीं ना, बताते हैं। इसका संयोजकता, ऑक्सीडेशन नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेरिएबल होता है, बदलते रहता है। वीडियो 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 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का फार्मूला होता है ना, तो ई फार्मूला पर देखिए ये नीचे में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो ऊपरे जोड़ करके कितना आना चाहिए? 26। आ रहा है कितना? 30। तब बताइए 2 2 4 6 और 10 12, 2 2 4 6 10 2 12 और 6 18 2 20 और 20 10 30। ज्यादा ना हो जा रहा है, तो हमको लास्ट वाला में जाकर के कितना लिखना होगा? 6।
अब देखिए, यानी कि इससे पता चल गया भैया कि हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी में। अब देखिए एक शॉर्टकट चीज हम बताते हैं, यहां पर 1s2 से लेकर के 2s2 यहां तक की अगर हम बात करें बाबू, तो कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 2 2 4 6 10 2 12 6 18। तो 18 इलेक्ट्रॉन यानी कि परमाणु संख्या 18। तो परमाणु संख्या 18 किसका होता है, ऑर्गन का। तो ये पूरा ना लिख करके हम शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं, ऑर्गन। यानी कि ये नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन माना जाता है। नोबेल गैस एलिमेंट के बाद हम क्या करते हैं कि जो इसका रिमेनिंग पार्ट है इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, 4s2 और 3d6। और यही वाला जो है हमारा डी ब्लॉक में काम आता है ना। अब इसको यहाँ से उठावेंगे और कहेंगे कि चलो खोपचा में 4s2 और 3d6। अब बताइए, जब यहाँ पर इतना कर दीजिएगा बाबू, तो डी क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा, ई 4 क्या चीज को, पीरियड को, यानी पीरियड संख्या 4। 2 और 6 कितना हो गया, 8, यानी कि आपका ग्रुप। अब जरा समझना, अभी ग्रुप के बारे में कहा जाता है बाबू कि एक फार्मूला होता है, जरा सा समझिएगा। डी ब्लॉक के एलिमेंट को जब ग्रुप निकालना होता है तो यहाँ पर एक ऐसे फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ग्रुप इक्वल टू NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। यानी कि NS में जितना इलेक्ट्रॉन होता है और N-1 डी में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसको जोड़ देते हैं। तो बताइए NS में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, 2, N-1 डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 6। तो 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8। ये क्या निकल गया, ग्रुप बराबर फार्मूला आपका होता है NS इलेक्ट्रॉन प्लस N-1 डी इलेक्ट्रॉन। अब बताइए NS इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब बाबू यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 4s2 यानी इलेक्ट्रॉन ये वाला लिख दिए प्लस N-1, तो यहाँ पर 3d इलेक्ट्रॉन कितना है, 6। तो ई वाला इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ेंगे तो क्या चीज का निर्माण करता है। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट को जब ग्रुप निकालना होता है, वर्ग निकालना होता है, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम समझ में आ गया, अब उतारिए।